Very good morning, my dear students, once again, and I welcome you back to my channel Productive Studies Social Science with Sheetal Ma'am, targeting CBSE board examination, right? नेशनलिज्म इन यूरोप करने के बाद अब जाहिर सी बात है कि हमें ये भी समझना है कि इंडिया की रेफरेंस में नेशनलिज्म कैसे आया। तो हम आज जो टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारा सेकंड चैप्टर, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। इंडिया में जो नेशनलिज्म हम फ्रेंच रेवोल्यूशन से हम पढ़ते आ रहे हैं, उसके बाद हमने देखा कि यूरोप में किस तरीके से फ्रेंच आर्मीज ने इस नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया। तो अब जाहिर सी बात है, क्योंकि हमने इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में भी पढ़ा है, तो हम ये भी देखना चाहेंगे कि इंडिया में नेशनलिज्म की भावना जो है, ये तो हमें पता है कि 1857 से ही जो है वो कहीं ना कहीं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वेज कर दी गई थी, लेकिन वो तब सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रही थी और किस तरीके से महात्मा गांधी ने इस पूरी जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट इंडिया में बटे हुए तरीके से चल रही थी, कैसे उन सबको एक अम्ब्रेला के अंडर ऑर्गेनाइज करके इस नेशनल मूवमेंट को एक स्ट्रॉन्गर फेज में लाकर ब्रिटिशर्स को इस कंट्री से बाहर निकाला। इज इट क्लियर? सो नेशनलिज्म इन इंडिया हम पढ़ेंगे अपनी इंडिया की रेफरेंस में, हमारी जो इंडिया की नेशनल मूवमेंट है उसके बारे में, और उससे रिलेटेड बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स जो हैं आप इसमें समझेंगे, जैसे नॉन कोऑपरेशन क्या था, या फिर आपका सत्याग्रह क्या है, खिलाफत मूवमेंट्स क्या है, डिप्रेस्ड क्लासेस कौन थी, इन सब के बारे में आप इस चैप्टर के थ्रू समझ पाएंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़े ध्यान से आपने इसको समझना है, राइट? नेशनलिज्म इन इंडिया, modern nationalism in Europe, nation state, sense of belongingness, new symbols and icons, new songs, ideas forged new links and redefined the boundaries of the कम्युनिटीज। क्लियर? हमने यूरोप की रेफरेंस में देखा कि किस तरीके से ला पेट्रे का कॉन्सेप्ट, नेशनल फ्लैग्स बन रहे हैं, ओथ्स आर बीइंग टेकन, एलिगरी की बात की जा रही है, कंट्रीज को जो है पर्सोनिफिकेशन देकर एक इमेज दी जा रही है, लोग जो हैं वो अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं और कैसे उन्होंने नए नए तरीके अपनाकर अपनी कंट्री को जो है लिबरेट किया मोनार्कियल रूल से। In most countries, the making of this new national identity was a long process. How did this consciousness emerged in India? Clear? तो जाहिर सी बात है, आपने देखा कि किस तरीके से फ्रांस में भी बड़े लंबे समय तक जो है वॉर्स चलती रही, चाहे मेकिंग ऑफ जर्मनी था, चाहे मेकिंग ऑफ इटली था, बहुत लंबे समय तक, कई कई सालों तक जो है इन लोगों को वॉर्स लड़नी पड़ी, तब जाके इन्होंने अपनी कंट्री को लिबरेट कर पाई या यूनिफाई कर पाए। तो ये कॉन्शियसनेस जो है इंडिया में किस तरीके से आई कि हमें भी ब्रिटिशर्स को अपनी कंट्री से बाहर भगाना है, क्योंकि लगभग 200 साल तक आप देखो ब्रिटिशर्स ने हम पर रूल किया। क्लियर? सो हाउ डिड दिस कॉन्शियसनेस केम टू इंडियंस, ये हम जानेंगे इस चैप्टर के थ्रू। In India, as in many other colonies, the growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement, right? कि क्योंकि आप देखो, हमारा नेशनलिज्म करने का मकसद क्या था, हमने क्यों अपनी कंट्री को लिबरेट करना था, क्योंकि हम भी उस वक्त पे ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज थे, हम भी, हमारा देश भी उस वक्त जो है ब्रिटिशर्स का गुलाम था। तो जाहिर सी बात है, हम उस गुलामी में खुश नहीं थे और हम भी चाहते थे कि हम भी ब्रिटिशर्स को यहाँ से बाहर निकाल दें। तो हमने भी कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन से और या फिर और जो डिफरेंट एरियाज में अलग अलग जगहों पे जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रही थी अपने आप को लिबरेट करने के लिए, हमने भी उनसे एक इंस्पिरेशन ली और सिमिलरली एंटी कॉलोनियल मूवमेंट जो है हमने भी स्टार्ट की और अपने देश को आजादी दिलाई ब्रिटिशर्स की डोमिनेशन से। People began discovering their unity in the process of their struggle with कॉलोनिज्म, कि उनको कहीं ना कहीं ये समझ में आने लगा कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो हमारी कॉमन स्ट्रगल है, जो कॉलोनिज्म के अगेंस्ट हमारी स्ट्रगल है, हमें उसमें ही यूनिटी मिलेगी, हमारी एकता जो है तभी आएगी जब हम एकजुट होके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपने आप को यूनाइट करेंगे और ब्रिटिशर्स को अपनी कंट्री से बाहर भगा पाएंगे, राइट?
The sense of being oppressed under the colonism provided a sheer bond that tied many different groups together. The sense of being oppressed अंडर कॉलोनिज्म, ब्रिटिशर्स जो हमें दबा रहे थे, चाहे आप देखो, चाहे बिहार की बात कर लो, चाहे यूपी की बात करो, गुजरात की बात करो, महाराष्ट्र की बात करो, या फिर आप अपने ट्राइबल एरियाज की बात करो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ब्रिटिशर्स से जो है हर आदमी, हर लोग अपने अपने लेवल पे परेशान थे। चाहे हम फार्मर्स की बात करें, चाहे हम इंडस्ट्रियलिस्ट की बात कर रहे हैं, चाहे हम पॉलिटिकल लीडर्स की बात कर रहे हैं, चाहे हम एजुकेटेड या इलिटरेट लोगों की बात कर रहे हैं, हर लेवल पे ब्रिटिशर्स से कोई ना कोई परेशान था। और ये जो परेशानी थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उनके सप्रेशन, जो उनका सप्रेशन था, जो हमें दबाने की वो कोशिश कर रहे थे, इसने कहीं ना कहीं एक कॉमन रीजन दिया था इंडियंस को इकट्ठा होकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाने का। क्लियर? But each class and groups felt the effect of colonialism differently. Their experiences were varied and their notions of freedom were not always the same. कि कहीं पर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट करने का कारण कुछ और था, कहीं किसी और एरिया में कुछ और था। जैसे आपने लिबरलिज्म का मतलब समझा है ना नेशनलिज्म चैप्टर में, कि लिबरलिज्म पॉलिटिकली उसका मतलब कुछ और था, इकोनॉमिकली उसका मीनिंग कुछ और था, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए लिबरलिज्म का मीनिंग कुछ और था। उसी तरीके से आप देखेंगे कि इंडिया में भी जो रिवोल्ट के कारण थे वो कहीं किसी स्टेट में कोई और कारण की वजह से था, किसी स्टेट में किसी और कारण की वजह से था, कहीं पे कुछ लोगों को डोमिनेट किया जा रहा था और कुछ को जो है अपर हैंड दिया जा रहा था। तो जिनको अपर हैंड दिया जाता था उनके पास कोई कारण नहीं था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाने के लिए, जिनको सप्रेस किया जा रहा था उनके पास अलग अलग कारण थे। तो हर जगह पे रिवोल्ट्स तो हो रहे थे, लेकिन वो रिवोल्ट्स जो हैं एकजुट नहीं थे, जिस वजह से सबके पास अपने अलग कारण थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट करने के लिए। The Congress under Mahatma Gandhi tried to forge these groups together within one movement, but the unity did not emerge without conflict. तो महात्मा गांधी की गाइडेंस के अंडर जो है कांग्रेस ने इन सारे अलग अलग बटे हुए लोग जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट कर रहे थे, उन सबको एकजुट करने की कोशिश की, क्योंकि कॉज सबका कॉमन है। कारण रिवोल्ट के अलग हैं लेकिन कॉज एक ही है। दैट मीन्स के अगेन एनिमी एक ही है। किसके अगेंस्ट रिवोल्ट करना है? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। किसी को टैक्स से एग्जम्पशन चाहिए, किसी को इंडस्ट्रीज में इनको क्या कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, किसी को फॉरेन मेड क्लोथ्स के साथ कंपटीशन नहीं करना है, किसी को प्लांटेशन वर्कर्स हैं जो उनको ब्रिटिशर्स से आज़ादी चाहिए। तो एनिमी जो है वो कॉमन है। तो कांग्रेस ने महात्मा गांधी की लीडरशिप में इन अलग अलग लोगों को एकजुट करने का फैसला किया, लेकिन जो एकजुट करने का प्रोसेस था ना, वो विदाउट कॉन्फ्लिक्ट अकर नहीं किया। उनको इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं बीच में आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। कभी कभी जो टारगेट थे उनसे अलग ही कुछ हो जाता था, तो उन टारगेट्स को छोड़ना भी पड़ता था। तो बहुत सारी चीजें जो हैं बीच में मैनेज करनी पड़ी कांग्रेस को अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी टू ब्रिंग different classes of Indian society together under one umbrella in order to fight against the common enemy, which were the Britishers. Clear? Then in this chapter, I hope I'm not, yes, in the earlier textbook you have read about the growth of nationalism in India up to the first decade of the 20th century. In this chapter we will pick up the story from 1920s and study the non-cooperation and civil disobedience movement. तो इस चैप्टर में आप देखो कि जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वॉर थी वो तो बहुत पहले से शुरू हो गई थी ना, फर्स्ट वॉर ऑफ म्यूटिनी जिसे कहा जाता है, राइट? वो तो काफी पहले से, वो तो 18वीं शताब्दी से ही शुरू हो गई थी। लेकिन यहाँ अब इस चैप्टर में हम पूरी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो नहीं डील कर सकते, इसलिए हम इस चैप्टर को स्टडी करेंगे 1920s के बाद से 1919 में, जब महात्मा गांधी वापस आए साउथ अफ्रीका से, वहां से हम इस चैप्टर को पिकअप करेंगे। और उसके आगे जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हमारी नेशनल मूवमेंट रही है, हम उस एस्पेक्ट को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? तो
हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। राइट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इफेक्ट रहा? आपने देखा ना, बल्कान रीजन का कॉन्फ्लिक्ट था और उसके बाद नेशनलिज्म इन यूरोप जो है वो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे खत्म होता है। तो इंडिया जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, लेकिन क्योंकि इंडिया उस वक्त ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है इंडिया की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखने को मिली। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट क्या हो रहा था इंडियन इकोनॉमी पे, उन पॉइंट्स को हम सबसे पहले देखेंगे। Implication and developments after 1919 effects of first world war. Is it clear? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी पे आ रहा था, क्योंकि हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे उसमें, लेकिन ब्रिटिशर्स हमें डोमिनेट कर रहे थे, तो इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हमारी थी। लेट अस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। के वॉर की वजह से जो है इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सिचुएशन जो है कंट्री की वो चेंज हो रही थी। इकोनॉमिकली आप देखेंगे कि जो आपका जो नॉर्मल गुड्स थे उनकी प्रोडक्शन को जो है रोक दिया गया था, और वॉर रिलेटेड गुड्स जो हैं उनकी प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा था। It led to huge increase in defense expenditure, which was financed by the war loans and increasing taxes. Custom duties were raised and income taxes were introduced. Right? तो ब्रिटेन जो है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का डायरेक्ट हिस्सा था, तो जहां जहां ब्रिटिश की कॉलोनीज थी उन कंट्रीज पे उसका असर पड़ना ही था। ब्रिटेन ने ये वॉर एक्सपेंडिचर कहाँ से निकालना था? अपनी पॉकेट में से तो नहीं देना था ना उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया कि जहां जहां उनकी कॉलोनीज है उस कंट्री के लोगों के ऊपर उन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए, कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी गई, उनके जो इंडस्ट्री के गुड्स हैं उनकी प्रोडक्शन को चेंज कर दिया गया। राइट, तो इंडिया में भी आप देखिए कि ये वॉर एक्सपेंडिचर है, इसको कहाँ से निकाला गया? टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया गया, कस्टम ड्यूटीज लेवी की जाने लगी, एंड न्यू इनकम टैक्सेस एंड सम न्यू इनकम टैक्सेस वर इंट्रोड्यूस्ड। क्लियर? तो ये सारा का सारा इकोनॉमिक बर्डन जो है इंडियन पीपल पे, हम लोगों पे, भारतीय जनता पर जो है इसका डायरेक्ट असर देखने को मिल रहा था, क्योंकि टैक्सेस तो हम ही पे करेंगे ना, तो इंसिडेंट्स तो हम पर ही पड़ रही है टैक्सेस की। राइट, देन through the war years, prices increased, doubling between 1913 and 1918, leading to extreme hardship फॉर द इकोनॉमिक पीपल। तो किसी भी कमोडिटी के प्राइस जो है 1913 से लेकर 1918 तक ऑलमोस्ट डबल हो चुके थे। तो गरीब आदमी जो ऑलरेडी गरीबी में रह रहा है, ब्रिटिशर्स के टॉर्चर्स के को सह रहा है, उसके ऊपर और ज्यादा ये वॉर की जो है मार और बुरी तरह से उनको पड़ रही थी। क्लियर? आई होप ये समझ में आ रहा है आपको यहाँ तक पॉइंट्स। देन नेक्स्ट इज villages were called upon to supply soldiers and forced recruitment in rural areas caused widespread anger। कि गांव से लोगों को जो है उनको कहा गया, गांव वालों को कहा गया कि लड़ने के लिए लोगों को जो है भेजा जाए। तो फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन, आपको याद होगा नेशनलिज्म इन यूरोप के रेफरेंस में या फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी हमने पढ़ा था कि फोर्सफुली जो है लोगों को वॉर के लिए भेजा जाता था। अब अगर वॉर एक साल में या एक महीने में या कुछ दिनों में खत्म हो जाती है, तो वॉलंटियरली कोई भी लड़ने के लिए जा सकता है। वैसे तो लड़ने कोई क्यों जाएगा, यहाँ तो हमारी कंट्री ही नहीं इन्वॉल्व है फाइट में, वॉर में, तो इंडिया से जाने का तो मतलब ही नहीं है। लेकिन जबरदस्ती गांव से जो है लोगों को बुलाया जा रहा था और उन्हें वॉर के लिए, लड़ने के लिए उनको भेजा जाता था, जिसकी वजह से गांव के लोगों में जो है बहुत ज्यादा इस बात का एंगर या रोष फैल रहा था। Then in 1918 and 1920 and 21, crops failed in many parts of India, resulting in acute shortage of food। इन सब के ऊपर जो है मौसम की मार, जो नेचर की मार है, जो क्लाइमेटीज है, वो भी लोगों को सहनी पड़ती थी। कि आप देखेंगे 1918 से लेकर 21 का जो फेज रहा, उसमें ही क्या, बाद में भी आप देखोगे 1947 तक भी आप देखोगे कि कितने फेमाइंस हैं, कितने ड्रॉट्स हैं
जो इंडियन पीपल ने विटनेस किए। और उस वक्त पे ना मेडिकल फैसिलिटीज होती थी, ना कोई प्रॉपर गवर्नमेंट है, तो लोग जो है डायरेक्टली उसकी मार को जो है उन्हें झेलना पड़ता था। कोई उनको सहारा भी नहीं होता था, कोई उनके मतलब रेस्क्यू के लिए कोई गवर्नमेंट नहीं आती थी, कोई उनको अनाज नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। तो सवियर मतलब वेदर कंडीशंस की वजह से, मॉनसून फेलियर की वजह से क्रॉप्स जो हैं वो फेल हो जाती थी, जिस वजह से उनकी हार्डशिप और ज्यादा बढ़ जाती थी। तो फार्मर्स जो हैं, अब सबसे बड़ी बात देखो फार्मर्स पे आती है कि खेतों में कुछ उगेगा तभी तो वो बेच पाएंगे, बेचेंगे तो अपने परिवार को देखेंगे। पूरी साल खेतों में मेहनत करने के बाद उनकी फसलें जो है फेल हो जाती थी, और ब्रिटिशर्स को इस बात से कोई मतलब नहीं होता था। वो उन्हें चाबुक मार के, हंटर से मारते हुए उनसे टैक्सेस जो है वो निकलवाया करते थे, राइट। This was accompanied by an influenza epidemic. According to the census of 1921 and 1921, 12 to 13 million people perished as a result of famines and epidemics. और इसके ऊपर क्रॉप फेलियर के बाद जो है और नेचर की मार, एपिडेमिक्स, महामारी फैलना, राइट। बुरी तरीके से एपिडेमिक्स और इन्फ्लुएंजास, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज तो होती नहीं थी। कोई एक बीमारी किसी को हुई तो वो कंटेजियस अगर डिजीज है तो वो सारी सोसाइटी में फैल जाती थी। और आप देखेंगे कि 1921 का जिक्र किया है, 12 to 13 मिलियन पीपल डाइड ऑफ दिस एपिडेमिक एंड इन्फ्लुएंजा दैट स्प्रेडेड। क्लियर। तो ये हार्डशिप जो है लोगों की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और बढ़ती चली गई, जिसने कहीं ना कहीं कारण दिया लोगों को एक स्ट्रॉन्गर तरीके से यूनाइट होने के लिए। People hoped that their hardship would end after the war was over, but that did not happen. At this stage, a new leader appeared and suggested a new mode of struggle. Clear? तो लोगों को ये कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि इस वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद शायद उनकी जो कंडीशन है वो ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ऐसे में एंट्री होती है इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो में, या फिर इंडिया की स्ट्रगल मूवमेंट में एक एंट्री होती है महात्मा गांधी की, और उनसे जो है लोगों को बहुत उम्मीदें जगती है, क्योंकि इससे पहले वो साउथ अफ्रीका में भी एक सक्सेसफुल नेशनल मूवमेंट को रिजल्ट देकर आए थे। इज इट क्लियर? आई होप यहां तक समझ में आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या बनता है कि व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर वन on Indian economy and Indian people, on India, right? What were the effects of World War I on India? Is it clear? या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, फिर ये भी आ सकता है आपको क्वेश्चन दैट व्हाट वर द रीजंस दैट मोटिवेटेड पीपल ऑफ इंडिया टू यूनाइट देमसेल्फ फॉर नेशनल मूवमेंट। क्लियर? ऐसे क्या कारण बने कि नेशनल मूवमेंट के लिए इंडियंस जो हैं यूनाइट हो गए, एकजुट हो गए। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अब जो महात्मा गांधी की फिलॉसफी थी वो किस बेस पे अपनी कंट्री को आजाद करना चाहते थे? आपको पता है दैट ही डिड नॉट बिलीव इन वायलेंट मेथड्स, राइट, कि वो नॉन वायलेंस के टोटली अगेंस्ट थे। तो ऐसा क्या विचारधारा थी उनके पास जिनके बेसिस पे उनको लगता था कि वो ब्रिटिशर्स को बिना वायलेंस के इस कंट्री से बाहर निकाल पाएंगे, राइट। तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह और व्हाट वाज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी रिटर्न्ड टू इंडिया इन जनवरी 1915। 1 मार्क क्वेश्चन है ये। ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका where he had successfully fought the racist regime with the novel method of mass agitation which he called सत्याग्रह। तो सत्याग्रह क्या था? मास एजिटेशन। दैट मीन्स जब लार्ज नंबर ऑफ पीपल एक जगह पे पीसफुल तरीके से बैठकर अपनी बात कहेंगे तो वो एक सक्सेसफुल तरीका हो सकता है अपनी बात को मनवाने का। इज इट क्लियर? तो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे महात्मा गांधी 1915 में, जहां उन्होंने रेसिस्ट रिजीम, दैट इज वहां पे भी आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ही रूल कर रहे थे साउथ अफ्रीकन्स पे, और वहां पे अपार्थाइड की पॉलिसी को फॉलो किया जाता था। तो अपार्थाइड के अगेंस्ट महात्मा गांधी ने वहां आवाज उठाई थी। देन
एंड विच वॉज कॉल्ड सत्याग्रह। तो सत्याग्रह मीन्स मास एजिटेशन, बहुत सारे लोग इकट्ठे होके जब धरने पे बैठते हैं, लेकिन पीसफुल तरीके से, वहां कोई मार नहीं होती, किसी को मारा नहीं जाता, ठीक है, ब्लडशेड नहीं होता, तो दैट इज नोन एज सत्याग्रह। सत्य मीन्स सच और आग्रह मीन्स रिक्वेस्ट, जब आप सच के बेसिस पे रिक्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज नोन एज सत्याग्रह। The idea of satyagrah emphasized the power of truth and need to search for truth. सत्याग्रह, सत्य मीन सच, राइट, कि जब आप जो ऑपरेसर है, जो आपको दबा रहा है, जब आप उसको सच्चाई बताओगे कि सच्चाई क्या है, आप उसे समझाने की कोशिश तो करो कि सच्चाई क्या है, तो एक, क्योंकि वो इंसान ही है ना जो ऑपरेस कर रहा है, तो एक टाइम पे उसे समझ आ जाएगा कि वो गलत है और अल्टीमेटली वो पीछे हट जाएगा। तो यही नोशन महात्मा गांधी का था कि हमें ये सच्चाई ब्रिटिशर्स को समझानी है कि ये कंट्री हमारी है, आपकी नहीं है, और आपको इसे छोड़कर जाना पड़ेगा। तो दैट वाज सत्याग्रह। इज इट क्लियर? It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. महात्मा गांधी की ये सोच थी कि सत्याग्रह के थ्रू आप अपने टारगेट को अटेन कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका कारण सही है और आपकी लड़ाई इनजस्टिस के अगेंस्ट है, तो आपको वायलेंट मेथड्स को अपनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ऑपरेसर है वो एक ना एक टाइम पर इस बात को मानेगा कि जो वो कर रहा है वो गलत है, और अल्टीमेटली दे विल हैव टू लीव। Without seeking vengeance or being aggressive, a satyagrahi could win the battle through non-violence. तो बिना किसी को मारे, बिना bloodshed के भी हम अपना टारगेट अटेन कर सकते हैं, और नॉन वायलेंट तरीकों से हमें अपनी कंट्री को आजाद करवाना है। तो ये था महात्मा गांधी का सत्याग्रह की आइडियोलॉजी। 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंडिविजुअली आता है। एक्सप्लेन महात्मा गांधी नोशन ऑफ सत्याग्रह या आइडिया ऑफ सत्याग्रह। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस, के सबको जो है, सारे लोगों को महात्मा गांधी इस नॉन वायलेंट मेथड से, दैट इज सत्याग्रह से यूनाइट करना चाहते थे। ओके, Then after arriving in India, Mahatma Gandhi successfully organized सत्याग्रह movements in various places. तो अलग अलग जगहों पे जो है, महात्मा गांधी जब इंडिया आए, उन्होंने नेशनल मूवमेंट की बागडोर को अपने हाथ में लिया और सत्याग्रह की आइडिया की फिलॉसफी को फॉलो करते हुए अलग अलग जगहों पे उन्होंने सत्याग्रह लॉन्च किए। In 1917, he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. Right? तो सत्याग्रह जो है बहुत अलग अलग जगहों पे महात्मा गांधी ने लॉन्च किए। कहीं पर कोई कारण था सत्याग्रह लॉन्च करने का, कहीं पर कोई कारण था, और ये आपको मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं। आपके जो नेशनलिज्म इन यूरोप है उसमें कोई मैप नहीं है। हिस्ट्री का आपका मैप जो है वो सिर्फ एक चैप्टर से आता है, वो आपका सेकंड चैप्टर है, नेशनलिज्म इन इंडिया। मैप्स जब हम अलग से करेंगे तो हम डिटेल में सारे मैप्स को समझेंगे, राइट? तो सबसे पहला आप देखिएगा 1917, ये सीक्वेंस में चलते हैं आपके सत्याग्रह, 17, 18, 19, इस तरीके से ये अलग अलग जगहों पे लॉन्च किए गए। तो जो सबसे पहला आपका सत्याग्रह था वो था चंपारण इन बिहार, और यहाँ पे कारण क्या था? ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम में क्या है? ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम में ना, जो बिहार के लोग थे, जो वो खेती करना चाहते थे, उन्हें वो खेती नहीं करने दी जा रही थी। वो फसलें उगाना चाहते थे ताकि अपने बच्चों के लिए वो अनाज पैदा कर सके, लेकिन ब्रिटिशर्स जो है यूरोपियन मार्केट में उस वक्त इंडिगो, जो नील होता है ना, जो हम कपड़ों में आज डालते हैं, नील लगाने के लिए कपड़ों में डालते हैं ना, इंडिगो की यूरोपियन मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड थी। इसलिए ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वहां के जो फार्मर्स हैं वो इंडिगो की खेती करें, ना कि फसलें उगाएं। तो इस वजह से फार्मर्स जो हैं उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, और जिसके सपोर्ट में महात्मा गांधी ने सबसे पहला सत्याग्रह लॉन्च किया 1971 में चंपारण में, बिहार में। इज इट क्लियर? थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है, 1971 में कहां पर सबसे पहला सत्याग्रह लॉन्च किया गया था
और क्यों लॉन्च किया गया था? ये थ्योरी क्वेश्चन है और मैप पे तो आपको प्लॉट करने के लिए ये आता ही आता है. इज इट क्लियर? Then in 1917 he organized a satyagrah to support the peasants of Kheda district of Gujarat affected by the crop failure and plague epidemic, and peasants of Kheda could not pay the revenue and were demanding that the revenue collection be relaxed. उसके बाद 1917 में ही उन्होंने एक सत्याग्रह और लॉन्च किया जो कि खेदा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात में, वहां पर भी जो ये किसान थे वो एपिडेमिक्स की वजह से उनका जो क्रॉप फेलियर हो रहा था, नॉट एपिडेमिक सॉरी, हाँ, अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड प्लेग, हाँ एपिडेमिक्स थे, प्लेग्स थे, क्रॉप फेलियर हो रहा था, जिसकी वजह से वो लोग अपने टैक्सेस जो है रेगुलर टैक्सेस वो पे नहीं कर पा रहे थे, और जो ब्रिटिशर्स हैं वो टैक्सेस उनसे जबरदस्ती निकाला करते थे. तो उसके अगेंस्ट जो है वहां पर सत्याग्रह को लॉन्च किया गया, खेदा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात. In 1918, Mahatma Gandhi went to Ahmedabad to organize a satyagraha movement amongst the cotton mill workers. ऐसे ही cotton mill workers ने 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने महात्मा गांधी के सहयोग से वहां पर सत्याग्रह लॉन्च किया गया. तो चंपारण 1917, फिर 1917 खेदा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात, एंड देन अहमदाबाद 1918 में ये 3 सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी ने इनिशियली लॉन्च किए. अलग अलग जगहों पे अलग अलग कारण थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज, ये आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है जो इस तरीके से आता है, राइट? ये हम जब मैप इंडिविजुअली करेंगे तब हम इसको डिटेल में समझेंगे. ये देखिए, चंपारण का सत्याग्रह, खेदा डिस्ट्रिक्ट का सत्याग्रह और अहमदाबाद का सत्याग्रह. इज इट क्लियर? देन रॉलेट एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. रॉलेट एक्ट, व्हाट वाज रॉलेट एक्ट? क्वेश्चन साथ के साथ आप नोट करते जाइए. रॉलेट एक्ट क्या था? सत्याग्रह लॉन्च हो गए, 3 सत्याग्रह लॉन्च हो गए, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो है हमारा रॉलेट एक्ट, राइट? गांधी जी in 1919 decided to launch a सत्याग्रह against the proposal of Rowlatt Act 1919. जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक नया एक्ट बनाया था, रॉलेट एक्ट. उसके अगेंस्ट गांधी जी 1919 में एक सत्याग्रह लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे. तो उसका क्या हुआ, राइट? प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. सबसे पहले हमें समझना है कि रॉलेट एक्ट क्या था, राइट? यहाँ पर गांधी जी अपना चौथा सत्याग्रह लॉन्च करने वाले थे 1919 में, और ये सत्याग्रह था रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट. लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये रॉलेट एक्ट था क्या. इज इट क्लियर? सो प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से अलग आता है. व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ रॉलेट एक्ट? व्हाट वर द प्रोविजंस ऑफ रॉलेट एक्ट, या व्हाट वाज रॉलेट एक्ट, राइट? द एक्ट हैड बीन हरिडली पास्ड थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव. इंपीरियल मतलब, इंपीरियलिज्म क्या होता है? दूसरों को डोमिनेट करना. तो हमें कौन डोमिनेट कर रहा था? ब्रिटिशर्स. तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल मींस ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल. इज इट क्लियर? तो ये जो एक्ट था इसको बड़ी ही जल्दबाजी में इंपीरियल लेजिस्लेटिव, दैट इज ब्रिटिशर्स ने बड़ी ही जल्दबाजी में इस एक्ट को जो है बनाया गया था. पॉइंट नंबर 1, इट गेव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज. क्या था इस एक्ट का मेन मकसद? क्या था इस एक्ट को बनाने का? इट गेव गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कौन थी उस वक्त? ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया, एनॉर्मस पावर दिए गए कि आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रिप्रेस कर सकते हो. दैट मीन्स गवर्नमेंट, उस वक्त गवर्नमेंट जो है इंडिया में ब्रिटिश की थी, और बनाए और लॉ बनाने वाले भी ब्रिटिशर्स थे, क्लियर? लेकिन लागू कहाँ हो रहा था? ये लागू किया जा रहा था इंडिया में. तो इंडिया के जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी उनको सप्रेस करने के लिए पावर दिए गए ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस एक्ट के अकॉर्डिंगली, कि आप इस एक्ट के अकॉर्डिंगली आप इंडिया की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है उनको सप्रेस कर सकते हो, उनको दबा सकते हो. क्लियर? अलाउड डिटेंशन ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रेल फॉर 2 years. पॉलिटिकल प्रिजनर्स, स्पेसिफिकली पॉलिटिकल प्रिजनर्स. क्यों पॉलिटिकल प्रिजनर्स के ऊपर ही क्यों टारगेट किया जा रहा है?
क्योंकि पॉलिटिकल जो लोग थे उनका मकसद था लोगों को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एकजुट करना। तो अगर ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रोक दिया जाएगा तो लोग जो हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट यूनाइट नहीं हो पाएंगे। इज इट क्लियर? तो रॉलेट एक्ट का प्रोविजन क्या था? एनमरस पावर दिए गवर्नमेंट को टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज। सेकेंडली, it allowed detention of the political prisoners without trial for 2 years, कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उन लोगों को आप जब अरेस्ट करोगे आप उन्हें जेल में रख सकते हो 2 साल के लिए विदाउट एनी ट्रायल। ट्रायल का क्या मतलब होता है? ट्रायल देना क्या क्यों जरूरी होता है? आप देखो कि किसी भी आप ड्रेडेड से ड्रेडेड क्रिमिनल, चाहे कितना ही बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, आप जब उसको अरेस्ट करते हो तो उसे अपनी डिफेंस में एक लॉयर दिया जाता है, अपनी डिफेंस के लिए, डिफेंस में कहने के लिए या अपने आप को डिफेंड करने के लिए एक लॉयर दिया जाता है। तो ये प्रोविजन होता है कि मतलब यहाँ पर पॉलिटिकल प्रिजनर्स को विदाउट ट्रायल उनको कोई उनकी डिफेंस के लिए मौका नहीं दिया जाएगा और 2 साल तक आप उन्हें विदाउट ट्रायल जो है जेल में रख सकते हो। अदरवाइज क्या प्रोविजन होता है? दैट विद इन 24 आवर्स द अरेस्टेड पर्सन विद इन 24 आवर्स हैज टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट। इज इट क्लियर? आप किसी को अपनी मर्जी से तो नहीं अरेस्ट करके रख सकते ना, कि अभी मेरी छुट्टियां चल रही है, आज मैंने इसको अरेस्ट किया है, कल मेरी 4 दिन की छुट्टी है, 5वें दिन जाके मैं इसको कोर्ट में पेश करेंगे, ऐसा नहीं होता। विद इन 24 आवर्स आपको जो अरेस्टेड पर्सन है उसको आपको कोर्ट में पेश करना जरूरी होता है और उसे डिफेंस में, अपने डिफेंस में लॉयर आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है रॉलेट एक्ट? क्या कह रहा है कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को 2 साल तक हम जेल में वैसे ही सड़ाएंगे और उन्हें कोई ट्रायल नहीं दिया जाएगा। इज इट क्लियर? महात्मा गांधी wanted non-violent civil disobedience against such an unjust law which would start with the हड़ताल on 6th April। अब यहाँ से आप इवेंट्स पे ध्यान देना, क्योंकि एक इवेंट के बाद कॉन्टिन्यूएशन में दूसरा इवेंट अकर करेगा, जिसकी वजह से एक सीक्वेंस बनती चली जाएगी कि एक के बाद एक कैसे इवेंट्स अकर कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो एक्ट पास किया गया है, सबसे पहले तो इसको हरिडली पास किया गया है, जल्दबाजी में पास किया गया है, इसमें कोई भी इंडियन पॉलिटिशियन इन्वॉल्व नहीं है और इसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बनाया गया है। दैट इज ब्रिटेन से ये लॉ बनकर आ रहा है और इसको लागू किया जा रहा है इंडिया में। सेकेंडली, ये देता है प्रोविजन के पॉलिटिकल प्रिजनर्स को विदाउट ट्रायल जो है 2 साल तक जेल में रखा जाएगा। थर्ड, पॉलिटिकल प्रिजनर्स की एक्टिविटीज को सप्रेस करने का पावर दे रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट को। क्लियर? ये प्रोविजन है रॉलेट एक्ट के जो 3 नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी ने सोचा था कि इस एक्ट के अगेंस्ट एक पीसफुल तरीके से जो है सत्याग्रह को लॉन्च किया जाएगा और इस एक्ट को हम बॉयकॉट करेंगे। इज इट क्लियर? किस तरीके से सोचा था कि 6 अप्रैल से हड़ताल पर हम बैठ जाएंगे, लेकिन पीसफुल तरीके से। क्लियर? ऑन 6 अप्रैल इन्होंने, महात्मा गांधी ने हड़ताल पर बैठना था। रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप एंड शॉप्स वर क्लोज डाउन। तो ये जो रॉलेट एक्ट आया इसके अगेंस्ट जो है हड़ताल 6 अप्रैल से शुरू होनी थी, जगह जगह रैलीज ऑर्गेनाइज की जानी थी, वर्कशॉप्स, रेलवे स्टेशन, इन सब को बंद कर दिया गया और लोग जो हैं एक पीसफुल तरीके से हड़ताल पर जाने के लिए उन्होंने डिसाइड किया। Alarmed by the popular upsurge and scared that the lines of communication such as railways and telegraph would be disrupted, the British administration decided to clamp down on the nationalists. Local leaders were picked up from Amritsar and Mahatma Gandhi was barred from entering into Delhi. अब ये जो इन्होंने तो पीसफुली सब कुछ करने की सोची थी महात्मा गांधी ने, लेकिन ब्रिटिशर्स जो है अलार्म्ड बाय द अपसर्ज, अलार्म्ड मीन्स कि वो लोग सचेत हो गए कि जो होने जा रहा है उसको अगर स्टार्टिंग में ही नहीं रोका गया तो कम्युनिकेशन की लाइंस और ट्रांसपोर्टेशन की लाइंस जो है डिस्टरप्ट हो जाएगी। रेलवेज ब्रिटिशर्स ने कोई इंडिया की डेवलपमेंट के लिए नहीं बनाया था,
रेलवेज ब्रिटिशर्स ने अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज को बेटर करने के लिए बनाया था। कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया को इसलिए प्रोवाइड किए गए ताकि ब्रिटिशर्स अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली चला सके। तो उन्हें डर था कि अगर इस तरीके का कोई अपराइजिंग हुआ या रिवोल्ट हुआ तो ये एक बैड शेप ले सकता है, इसलिए इन्होंने सोचा कि इसको बिगिनिंग में ही सप्रेस कर दिया जाए। तो बहुत से सीनियर लीडर्स को जो है अरेस्ट कर दिया गया अमृतसर में, और महात्मा गांधी को दिल्ली आने से, एंटर करने से बार कर दिया गया, उन्हें रोका गया। ऑन 10th अप्रैल, अब 6th अप्रैल के बाद 10th अप्रैल का इंसिडेंट्स आप ध्यान रखिए यहाँ पर। On 10th April, the police in Amritsar fired upon a peaceful procession, provoking widespread attacks on banks, post offices, and railway stations. Martial law was imposed and General Dyer took the command. Clear? 10 अप्रैल को क्या हुआ? अमृतसर में पीसफुल प्रोसेशन, मतलब बहुत ही पीसफुल तरीके से कुछ लोग कुछ प्रदर्शन कर रहे थे। उन प्रदर्शनकारियों पे जो है गोलियां बरसा दी गई, उनको मारा गया, उन्हें विदाउट एनी रीजन जो है मारा गया। और इस अटैक की वजह से जो ब्रिटिशर्स ने, ये अटैक ही है ना, पीसफुल लोगों के ऊपर फायर कर देना, तो जब उन्होंने अटैक किया उसकी वजह से बहुत सारी जगहों पे दंगे फसाद होने शुरू हो गए। इंडियंस ने जो है जगह जगह पे दंगे फसाद करने शुरू कर दिए, और ब्रिटिशर्स ने इस सिचुएशन को संभालने के लिए मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया, और जनरल डायर वाज द पर्सन जिसको अब सारी सिचुएशन को संभालने के लिए बुलाया गया। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? रॉलेट एक्ट पहले पास किया। रॉलेट एक्ट के 3 प्रोविजंस। महात्मा गांधी ने अपना 4th सत्याग्रह लॉन्च करना था अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, और पीसफुल तरीके से करना था। 6 अप्रैल को इन्होंने कहा कि हम हड़ताल करेंगे। जगह जगह पे हड़ताल होने लगी, लोग जो हैं इस हड़ताल का हिस्सा बनने के लिए सड़कों पे उतर आए। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस सिचुएशन को बिगिनिंग में ही संभालने के लिए इन हड़तालियों को जो है दबाने की कोशिश करी, और आपका कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए जगह जगह पे जो है बहुत सीनियर लीडर्स को जो है नेशनलिस्ट जो लीडर्स थे उनको उठा लिया गया, और महात्मा गांधी को दिल्ली में एंटर करने से रोक दिया गया। 10 अप्रैल को, 6 अप्रैल के इंसिडेंट के बाद 10 अप्रैल को पीसफुल प्रोसेशन जा रहा था। लोग जा रहे थे आराम से, कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल थे जो कि बहुत शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उनके ऊपर अमृतसर में गोलियां बरसा दी गई, और उस इंसिडेंट के बदले में जगह जगह पे जो है राइट्स होने शुरू हो गए, वायलेंस होना शुरू हो गया, और इस सिचुएशन को संभालने के लिए मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया, और जनरल डायर को पिक्चर में लाया गया कि जनरल डायर अब इस सारी सिचुएशन को संभालेंगे। इज इट क्लियर? रॉलेट एक्ट समझने के बाद अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये मार्शल लॉ क्या था। इज इट क्लियर? मार्शल लॉ के बारे में बुक में जिक्र नहीं किया गया है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये मार्शल लॉ क्या था, राइट? मार्शल लॉ जो है उसको, ये देखिए, जनरल डायर, क्रॉलिंग ऑर्डर्स बीइंग एडमिनिस्टर्ड बाय द ब्रिटिश सोल्जर्स, अमृतसर पंजाब। अमृतसर की गलियां देखो किस तरीके से खाली है, क्योंकि मार्शल लॉ इम्पोज किया हुआ है, राइट? तो हमें अब कहीं ना कहीं ये समझना है कि मार्शल लॉ क्या था। तो मार्शल लॉ इज द रिप्लेसमेंट ऑफ द सिविलियन गवर्नमेंट बाय मिलिट्री रूल। क्लियर? मार्शल लॉ जो था, सबसे पहली बात तो ये कि ये इम्पोज हो गया, इसके बारे में जनता को पता ही नहीं था, लोगों को पता ही नहीं था कि मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया है। और मार्शल लॉ क्या होता है कि सिविल गवर्नमेंट, जो आमतौर पे गवर्नमेंट जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को देखती है, वो गवर्नमेंट नहीं देखेगी, मिलिट्री देखेगी, मतलब सिविलियंस को। सिविलियंस कौन होते हैं? लोग। एडमिनिस्ट्रेशन होती है जो मतलब रख रखाव रखते हैं कि ठीक, सब कुछ ठीक चल रहा है, राइट? तो जनरली सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को कौन देखता है? गवर्नमेंट देखती है। क्लियर? लेकिन मार्शल लॉ क्या कहता है कि गवर्नमेंट नहीं देखेगी, सिविलियन मैटर्स को भी मिलिट्री देखेगी। तो मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया, और मिलिट्री जो है वो देख रही है। जनरल डायर मिलिट्री से थे, जनरल डायर को बुलाया गया कि आप इस सारी सिचुएशन को कंट्रोल करो, और मार्शल लॉ लोगों पे इम्पोज कर दिया, लेकिन लोगों को बताया ही नहीं गया
कि मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया है, इसलिए किसी को नहीं पता, जनता को नहीं पता कि मार्शल लॉ लगा हुआ है। और मार्शल लॉ के अकॉर्डिंगली जहां पर भी 4 लोग आपको इकट्ठे खड़े मिलेंगे तो दे शुड बी शूट एट साइट। इज इट क्लियर कि 4 लोग अगर आपको खड़े मिल रहे हैं, इकट्ठे ग्रुप में बात करते हुए दिख रहे हैं, तो क्या उनको क्या प्रिज्यूम किया जाएगा? उनको ये प्रिज्यूम किया जाएगा, ये माना जाएगा कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, इसलिए ऑर्डर्स थे कि उनको शूट एट साइट कर दिया जाए। दिस वाज मार्शल लॉ। इज इट क्लियर? 6 अप्रैल की हड़ताल, उसके बाद 10 अप्रैल का अमृतसर में जो गोलीबारी हुई पीसफुल प्रोसेशन पे, उसके बाद मार्शल लॉ का लगाना और जनरल डायर का आना। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आप सीक्वेंस में देखोगे द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट 13th अप्रैल, 6th अप्रैल, 10th अप्रैल, उसके बाद 13th अप्रैल। इस इंसिडेंट को कहा जाता है इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड इनफेमस इंसिडेंट। तो इनफेमस ही होगा ना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐसा डार्क इवेंट हमारी हिस्ट्री में दोबारा अकर करे, इसलिए इसको इनफेमस कहा जाता है। क्योंकि फेमस वो होता है जिसे याद रखा जाए, तो हम इस इंसिडेंट को कभी याद भी नहीं रखना चाहते, लेकिन जानना जरूरी है कि हुआ क्या था, इसलिए इसे इनफेमस कहा जाता है। एक ऐसा इंसिडेंट जो हम चाहें दोबारा कभी ना हो, इसलिए इसे इनफेमस इंसिडेंट कहा जाता है। क्लियर? तो 13th अप्रैल को क्या हुआ? मार्शल लॉ लगा हुआ है, ये याद रखना है कि मार्शल लॉ लगा हुआ है। क्लियर? 13th अप्रैल बैसाखी का दिन है। आपको पता है कि बैसाखी इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, और स्पेशली नॉर्थ इंडिया का। तो पंजाब में भी बैसाखी मनाने के लिए लार्ज क्राउड गैदर्ड इन एन एनक्लोज्ड ग्राउंड जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में बैसाखी का फेयर था, मेला था वहां पर, और इनोसेंट लोग, मार्शल लॉ की उनको कोई नॉलेज नहीं है कि मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया है, वो लोग अपने नॉर्मल रूटीन में बैसाखी का फेस्टिवल जो वहां पे फेयर लगता था, मेला लगता था, उसको अटेंड करने के लिए आए। कुछ लोग जो है जनरली अपने कामकाज के सिलसिले में जलियांवाला बाग पहुंचे। अब जलियांवाला बाग की ट्रेजेडी ये थी कि इस एरिया में सिर्फ एक ही ओपनिंग थी। ये एक एनक्लोज्ड एरिया था इस तरीके से, और इसका सिर्फ एक ही एग्जिट पॉइंट था। इज इट क्लियर? इस एग्जिट पॉइंट पे खड़ा था जनरल डायर अपने बहुत सारे सोल्जर्स के साथ, जो कि गन्स के साथ वहां पर खड़े थे। सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स न्यू रिप्रेसिव मेजर्स, लेकिन पीसफुल तरीके से, इनके पास कोई वेपन नहीं था। अदर्स हैड कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर, कुछ वहां पे बैसाखी फेयर मनाने के लिए आए थे। Being from outside the city, many villagers were unaware of the martial law that had been imposed. कि बहुत से लोग बाहर से थे सिटी के, उनको पता ही नहीं था कि मार्शल लॉ इम्पोज किया गया है। डायर entered the area, blocked the exit point and opened fire on the crowd, killing hundreds of people. क्लियर? ये इंसिडेंट जानने के लिए आपको 10th तक आने की वेट नहीं करनी है, पहले भी हम इस इंसिडेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। छोटी क्लासेस में भी जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में जिक्र किया गया है। क्लियर? तो जनरल डायर जो है इस एग्जिट पे खड़े होकर इसने ओपन फायर किया इनोसेंट लोगों को के ऊपर, और बहुत से लोग जो है यहाँ पर मारे गए। His object, as he declared later, was to produce a moral effect to create in the minds of satyagrahis a feeling of terror and awe. और जिस हिसाब से जनरल डायर से बाद में पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने बहुत क्लियरली विदाउट एनी हेजिटेशन ये बात कही कि सत्याग्रही के माइंड में वो अपना एक टेरर क्रिएट करना चाहता था, इसलिए उसने इस हरकत को अंजाम दिया। इज इट क्लियर? तो ये था आपका जलियांवाला बाग मैसेकर। आपका जो 4th सत्याग्रह लॉन्च करना था महात्मा गांधी ने, 6th अप्रैल हड़ताल, 10th अप्रैल का इंसिडेंट अमृतसर में जो फायर हुआ, एंड देन उसके बाद 13th अप्रैल को इनफेमस इंसिडेंट ऑफ जलियांवाला बाग। इसको ऐसे ही सीक्वेंस में याद करोगे तो आपको सारा चैप्टर जो है क्लियरली समझ आ जाएगा। इज इट क्लियर? Then we have effects of the incident. So after occurrence of the incident of Jallianwala Bagh, जिसको कि infamous incident कहा जाता है, जाहिर सी बात है कि हम नहीं चाहेंगे, it was the darkest day in the history of India, right?
तो उस इंसिडेंट के अब इफेक्ट्स क्या हुए हम वो देखेंगे यहाँ पे। As the news of Jallianwala Bagh spread, crowds took to the streets in many North Indian towns. जो भी नॉर्थ इंडिया का आपका पंजाब वाला एरिया है या उससे एडजॉइनिंग एरियाज है जहां पर, वहां पर टाउन्स में जो हैं बहुत सारे लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर आए इन रिएक्शन टू दिस इंसिडेंट। देयर वर स्ट्राइक्स हुए, क्लैशेस हुई, लड़ाइयां हुई ब्रिटिशर्स के बीच में और आम जनता के बीच में विद द पुलिस एंड अटैक्स ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग। बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को जो है उन पे ब्रिटिश ऑफिसर्स पे अटैक किया गया, उनकी जीप गाड़ियों को जला दिया गया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को जो है गिरा दिया गया, उन पे पेट्रोल और डीजल से अटैक किया गया एंड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद द ब्रूटल रिप्रेशन। और जो ब्रिटिशर्स थी उन्होंने इस एजिटेशन को और बुरी तरीके से जो है उसको सप्रेस करने की कोशिश की, और ब्रूटल मतलब लोगों को जो है पकड़कर और बुरी तरीके से उन्हें दबाने की कोशिश की गई। सीकिंग टू ह्यूमिलेट एंड टेरराइज पीपल, सत्याग्रहीज वर फोर्स्ड टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड, crawl on the streets and do salam to the sahibs. All people were flushed and villages around Gunjarwala in Punjab, now in Pakistan, were bombed. Clear? तो लोगों के दिमाग में ब्रिटिशर्स ने अपना डर कायम करने के लिए ये जितने भी सत्याग्रही थे इनको पकड़ा, इनको जो है इनकी नाक जमीन पे रगड़वाई, इनको जमीन पे क्रॉल करने पे मजबूर किया और आते जाते हुए मतलब 10 बार 100 बार जो ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स थे उनको सलाम करने के लिए इनको मजबूर किया गया। और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा था ताकि जो आम जनता है उनके दिमाग में ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक डर जो है वो क्रिएट किया जाए और दूसरे लोग इन सत्याग्रही के साथ ना जुड़े। राइट? तो जो गुंजरवाला एक जगह है पाकिस्तान में है अब, यहाँ पर पूरे के पूरे गांव को जो है बॉम्ब से उड़ा दिया गया और गलियां जो है लोग गलियों से भागते हुए वहां पर नजर आए। इज इट क्लियर? देन सीइंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। तो जो सत्याग्रह महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था 4th टाइम पर, उन्होंने उस सत्याग्रह को विड्रॉ कर दिया क्योंकि महात्मा गांधी कभी भी वायलेंट तरीकों से सत्याग्रह या नेशन को आजाद नहीं करवाना चाहते थे। While the Rowlatt Satyagraha had been a widespread movement, it was still limited mostly to the cities and towns. Mahatma Gandhi now felt need to launch a more broad-based movement in India. Clear? कि चाहे रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जो है वो सत्याग्रह काफी हद तक मतलब उसके जो सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट्स हुए उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक उनकी इमेजिनेशन में एक प्रेजेंस शो की महात्मा गांधी की और सत्याग्रही की। लेकिन अब तक ये जो वॉर चल रही थी, वॉर मतलब जो नेशनलिज्म की वॉर चल रही थी, ये अब तक ज्यादातर टाउन्स तक ही सीमित थी, सिटी और टाउन या अर्बन एरिया तक ही सीमित थी। रूरल एरियाज में अभी भी इन चीजों का इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा था। रूरल एरिया के लोग जो हैं वो लार्जली अब तक ये नेशनल मूवमेंट से अपने आप को आइसोलेट फील कर रहे थे। तो अब महात्मा गांधी को लगा कि नॉट ओनली रूरल एरिया बट अर्बन एरिया, सॉरी नॉट ओनली अर्बन एरिया बट रूरल एरिया में भी उन्हें एक ब्रॉड बेस के साथ इस मूवमेंट को लॉन्च करना है। इज इट क्लियर? दैट मीन्स ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है इस मूवमेंट से जोड़ना है, चाहे वो गांव के लोग हैं चाहे वो शहर के लोग हैं। बट ही वॉज सर्टन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज्ड विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स क्लोजर टुगेदर। और उनको एक बात के बारे में भी पता था कि जब तक, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रहे थे ना, हिंदू और मुस्लिम के झगड़े करवा के उन पे रूल कर रहे थे। तो महात्मा गांधी ये जानते थे कि अगर हम इस मूवमेंट को ब्रॉड बेस करना चाहते हैं और ज्यादा सक्सेसफुल करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि हिंदू और मुस्लिम एकजुट हो जाएं। क्लियर? वन वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट वाज टू टेक अप द खिलाफत इशू। और उन्हें ऐसा लगता था कि ये मुस्लिम्स और हिंदुओं को इकट्ठा लेकर आने के लिए उन्हें एक मौका है
खिलाफत इशू को उठाने का। अगर खिलाफत इशू में वो सपोर्ट करते हैं मुस्लिम्स का, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम्स का सपोर्ट जो है हिंदू लोगों को मिलेगा और नेशनल मूवमेंट को जो है हम एकजुट तरीके से आगे लेकर जा सकते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये खिलाफत इशू क्या था। इज इट क्लियर? सो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ओटोमन टर्की, and there were rumors that the harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman Emperor, the spiritual head of the Islamic world, the Khalifa. To defend the Khalifa's temporal powers, a Khilafat committee was formed in Bombay in March 1919. अब ये खिलाफत इशू जो है ना, ये कोई इंडिया से रिलेटेड इशू नहीं था, ये इस्लाम धर्म से रिलेटेड इशू था, राइट? कि ओटोमन एम्पायर का जो एम्परर था, राइट, जो कि जैसे क्रिश्चियंस में होता है ना स्पिरिचुअल रिलीजियस लीडर, जैसे उनके पोप हैं, तो उसी तरीके से इस्लाम धर्म में जो ओटोमन एम्पायर का एम्परर था, ही वॉज नॉट ओनली द एम्परर, ही वॉज ऑल्सो द रिलीजियस लीडर ऑफ मुस्लिम्स, जिनको कि खलीफा कहा जाता है, राइट? तो वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक रिलीजियस गुरु के तौर पर भी उनको देखा जाता था, माना जाता था। तो ओटोमन एम्पायर जब डिसइंटीग्रेट हो रहा था, तो मुस्लिम्स ने कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है, हर कंट्री अपने आप को फ्री कर रही है ओटोमन एम्पायर से, डिसइंटीग्रेट हो रही है, ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन कम से कम उनकी जो रिलीजियस गुरु होने का जो एक उनका टाइटल है, उसको ना छीना जाए, उनके टेम्पोरल पावर्स को जो है उनसे ना छीना जाए, और उनकी रिस्पेक्ट और आइडेंटिटी को जो है कायम रखा जाए। उसके लिए मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की थी, जैसे विमेन सफरगेट मूवमेंट थी ना, जो विमेन्स के वोटिंग राइट्स को लेकर थी, वो किसी कंट्री से रिलेटेड नहीं थी, वो पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री की विमेन से रिलेटेड थी। तो वैसे ही जो ओटोमन एम्पायर के टेम्पोरल पावर्स को सेफ रखने के लिए जो एक मूवमेंट स्टार्ट की गई थी, और इंडिया में उसका नाम था, इंडिया में ही नहीं नाम था, उसका नाम ही खिलाफत इशू था। तो खलीफा के जो टेम्पोरल पावर्स को सेव करने के लिए इस मूवमेंट के लिए एक कमेटी लॉन्च की गई थी इंडिया में, जिसको कि 1990 में खिलाफत कमेटी के नाम से जाना जाता है। और ये किसने लॉन्च की? द यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स लाइक ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली, अली ब्रदर्स, राइट? अली ब्रदर्स इन्हें कहा जाता है, मोहम्मद अली और शौकत अली। इन लोगों ने ये खिलाफत कमेटी जो है मेड्रॉस में 1919 में लॉन्च की। ये सारे के सारे आपके 1 मार्क के क्वेश्चन है। कहाँ लॉन्च हुई, किसने लॉन्च की, कब लॉन्च की, कमेटी का नाम क्या था, अली ब्रदर्स क्यों उन्हें कहा जाता है, और अली ब्रदर्स कौन थे, 2 नाम इसमें कौन से हैं, ये सारे आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं, राइट? Began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of united mass action on the issue. तो खिलाफत इशू में अली ब्रदर्स को या खिलाफत कमेटी को चाहिए था हिंदुओं का सपोर्ट, और बदले में महात्मा गांधी की ये सोच थी कि अगर हिंदू खिलाफत इशू को सपोर्ट करते हैं तो नेशनलिज्म मूवमेंट में हिंदू और मुस्लिम्स को इकट्ठे लाया जा सकता है, मुस्लिम्स जो है नेशनल मूवमेंट का हिस्सा बन जाएंगे, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी से ही आपकी नेशनल मूवमेंट को जो है सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। Gandhi ji saw this as an opportunity to bring Muslims under the umbrella of United National Movement at the Calcutta session. अब कहाँ हुआ ये? Calcutta session of the Congress in September 1920. ये आपका थ्योरी क्वेश्चन भी है और ये आपका मैप क्वेश्चन भी है कि सबसे पहले कांग्रेस का सेशन कहाँ हेल्ड हुआ था? कैलकाटा में 1920 में। He convinced other leaders of the need to start non-cooperation movement in support of खिलाफत as well as for स्वराज। तो उन्होंने, महात्मा गांधी ने जो कांग्रेस का सेशन हुआ कैलकाटा में सितंबर में 1920 को, उसमें अपने दूसरे लीडर्स से बात की और उन्हें कन्विंस किया कि अगर हम खिलाफत इशू को सपोर्ट करते हैं तो बदले में मुस्लिम्स जो हैं
नेशनल मूवमेंट में हमारे साथ जुड़ जाएंगे और हम ज़्यादा स्ट्रॉन्गर तरीके से नेशनल स्ट्रगल को आगे लेकर जा पाएंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया है। इज इट क्लियर? हमने सबसे पहले समझा है वर्ल्ड वॉर का क्या इफेक्ट रहा, इंडिया कैसे कन्विंस हुआ कि हमें भी नेशनल स्ट्रगल को जो है एक नेशनल हमें जो हमारी जो स्ट्रगल फ्रीडम की स्ट्रगल है उसको एक नेशनल मूवमेंट बनाना जरूरी है। क्लियर? महात्मा गांधी का आना, सत्याग्रह की फिलॉसफी, नॉन वायलेंस तरीके से महात्मा गांधी का अपने टारगेट्स को अटेन करने की आइडियोलॉजी, उसके बाद आपकी जो सत्याग्रह लॉन्च हुए चंपारण में, खेदा में, अहमदाबाद में, और फिर फोर्थ सत्याग्रह जो लॉन्च होना था और हुआ भी लेकिन विड्रॉ कर लिया गया बाद में, वो था रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। रॉलेट एक्ट की अगेंस्ट हड़ताल होनी थी 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल के बाद 10 अप्रैल अमृतसर का इंसिडेंट एंड देन 13 अप्रैल जलियांवाला बाग इंसिडेंट। जलियांवाला बाग के इंसिडेंट का क्या इफेक्ट रहा और उसके बाद महात्मा गांधी ने किस तरीके से इस मूवमेंट को ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट बनाया, खिलाफत इशू को, मुस्लिम्स को खिलाफत इशू में सपोर्ट करके। इज इट क्लियर? यहां तक आपको आई होप समझ में आ गया हो। ऑलराइट।